सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल मंथ के फोर्थ वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है? अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही इस बार? रिस्टोर आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। देखो 22 तारीख से आपको लगातार 3 महीने के डे आपको बताता हूं, याद रखना। 22 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड वाटर डे, अभी 22 अप्रैल को ये मनाया गया अर्थ डे, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। मार्च अप्रैल मई, 3 महीने हो गए और तीनों महीने की ये 22 तारीख है। तो 22 की ये तिकड़ी आपको याद रखनी है। फिर बताइए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। और याद रखना 2021 के लिए तबिलिसी जॉर्जिया को वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया है। तो किसे 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। और 2022 के लिए होगा मैक्सिको का शहर ग्वाड। अच्छा, यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया था हमने? 2 अप्रैल को, जिसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। और अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए अनअकैडमी पर टोटल 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो करना क्या है, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको इन सभी बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर बताइए हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटरिनरी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। वैसे तो अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है ये दिन, जो इस बार मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, यानी कि वेटेरिनेरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो देश भर में हर साल 24 अप्रैल को ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था, और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय पंचायती राज हर साल मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अच्छा, हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ही है। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को ये वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था, और इसकी थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, शून्य मलेरिया लक्ष्य तक बढ़ना। मलेरिया ये मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है, जो कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो जब वो काटता है तो हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी फैल जाता है, उसके कारण होता है मलेरिया। अच्छा, भारत ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का, और टीबी को 2025 का। अच्छा, फिर बताइए विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो आंसर होगा वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। तो अभी 24 से 30 अप्रैल 2021 तक ये विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह ये मनाया गया। एक्चुअली में अप्रैल के लास्ट वीक को ये मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी? वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर।
और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। ये टीकाकरण लाखों लोगों की जान बचाता है और दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य तरीकों में से एक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हमने मनाया, जिसकी थीम थी वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। फिर बताइए, अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा कवर कितना है? तो आंसर होगा 50 लाख रुपए। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो ये बीमा योजना कोविड-19 के कारण जीवन की हानि और कोविड संबंधित ड्यूटी के कारण आकस्मिक मृत्यु को कवर करती है। इसके तहत बीमित व्यक्तियों के दावेदार को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2016 में, लेकिन जब 2020 में कोविड-19 आया तो कोविड-19 से लड़ने वाले योद्धाओं को यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए एक बीमा शुरू किया गया। 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया और अभी इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया दिया गया है। अच्छा, याद रखना, राजस्थान जो है ये भारत का पहला राज्य है जो सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा और उस स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। इसके अलावा भारत में अभी 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी शुरू हुआ था और उसी बीच अभी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव भी मनाया गया। 11 अप्रैल को क्या होता है? ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन होता है। 14 अप्रैल को क्या होता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। बताइए, हाल ही में किस राज्य में संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा बिहार में। तो इस योजना में होगा क्या? इस योजना के तहत लोगों को उनकी संपत्ति का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके भूमि संबंधित पूरी जानकारी होगी और इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों से लोन लेने की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। बात बिहार की है तो बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पीयूष गोयल ने। तो अभी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का ऐलान किया और इसे अभी हमारे रेल व उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल उन्होंने शुरू किया है और इस योजना का मकसद है देश में नए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से बिना किसी रुकावट फंड देना और इस फंड की सहायता से लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। तो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड के लिए 945 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस योजना से लगभग 3600 स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने किसानों के लिए YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया। तो इस योजना में लगभग 6.27 लाख किसान जिन्होंने 2019-20 के रबी सीजन के दौरान 1 लाख रुपए का फसल ऋण लिया था और उसे निर्धारित समय के भीतर चुका दिया तो उनके बैंक खाते में सीधे 128.47 करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना को भी शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करना जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। वैसे भी उत्तराखंड ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश ने, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू किया था और अभी झारखंड ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया था। देखो, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आप याद रखें। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और इसकी जुडिशियल कैपिटल कुरनूल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? अरूप कुमार गोस्वामी। फिर बताइए, अभी दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा किम बू क्यूम। दक्षिण कोरिया, इसकी कैपिटल सियोल होती है। करेंसी इसकी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जेइन। बाकी गुइलेर्मो लासो ये इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने और मिगेल डियाज कैनेल ये मध्य अफ्रीकी देश है, चाड उसके नए प्रेसिडेंट बने थे और एडवर्ड हैगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है और योजना में क्या है कि जो जरूरतमंद चीजें हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो,
चाहे दवाइयाँ हों, तो इन सब ज़रूरतमंद चीज़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की है। मतलब इसमें जो भी कंपनी उत्पादन करेगी इन सब चीज़ों का, तो उस कंपनी को बैंक की तरफ से जो लोन मिलेगा, तो उस लोन पे जो 1 साल का ब्याज होगा ना, वो राज्य सरकार देगी। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अभी उत्तर प्रदेश ने सस्ती किराया आवास योजना को शुरू किया था। महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया और छत्तीसगढ़ ने अभी कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया था। बताइए अभी किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया? तो आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस स्कीम में क्या है? तो बैंक कहता है कि वैक्सीन की दवाई ले लो कोरोना की, यानी कि कोरोना का टीका लगवा लो अगर अभी तक नहीं लगवाया तो, क्योंकि बैंक जो है ये कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों को उनके पैसों पर ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। और कितना ज़्यादा देगा? 0.25% ज़्यादा। तो लोगों को बेसिकली वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ मातम वेंकट राव है। इसकी टैगलाइन होती है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। स्थापना हुई थी इसकी 1911 में। फिर अभी हाल ही में प्यूमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को। तो अभी ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा ने क्रिकेटर वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डिकल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी आपको याद होगा जो एक स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, उसने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। विराट कोहली अभी वीवो के बने थे और अभी सोनू सूद को पंजाब ने राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया था। बताइए नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा रेखा मेनन। नेस्कॉम मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन है ये रेखा मेनन और अब ये नेस्कॉम की चेयरपर्सन बन गई हैं और इस तरह से ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं और ये यूबी प्रवीण राव की जगह लेंगी। अभी एस रमन ये सिडबी के नए सीएमडी बने थे और रमन से याद होगा एनवी रमणा का नाम नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 48 नंबर के। और ये कृष्णन रामानुजम ये टीसीएस के अध्यक्ष हैं जो कि नेस्कॉम के उपाध्यक्ष होंगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वनीता गुप्ता को। तो अभी अमेरिकी सीनेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा करने के लिए वनीता गुप्ता को नियुक्त किया है, जिससे वे इस भूमिका में सेवा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। ये न्याय विभाग में तीसरा सर्वोच्च स्थान है। अच्छा वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल है और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। अटॉर्नी जनरल ये क्या होता है? ये केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल और राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। उसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में। बाकी सस्मिता लंका ये उड़ीसा की हैं और इन्हें पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था। विवेक मूर्ति अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन्हें सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त किया और भव्या लाल नासा में कार्यवाहक प्रमुख बनी है ये। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया इनको। वैसे ये है कौन? ये हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। और गिरीश चंद्र मुर्मू से आप याद रखो ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में, जहां पे आपको इंटरनेशनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है? रासायनिक हथियार मुक्त विश्व का निर्माण करना। बाकी तीरथ सिंह रावत ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने और गिरीश गौतम ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। फिर बताइए अभी आरबीआई ने किसे एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया? तो आंसर होगा अतनु चक्रवर्ती को। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एचडीएफसी दूसरा प्राइवेट बैंक बना है जहां पे
पूर्व आईएएस ऑफिसर को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और पहला वाला प्राइवेट बैंक कौन सा था इससे? आईसीआईसीआई बैंक, जिसने जीएस चतुर्वेदी को अपॉइंट किया था। तो याद रखना भी, आरबीआई ने अतनु चक्रवर्ती को 3 सालों के लिए एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। अभी सुदर्शन सेन से आपको याद होगा, आरबीआई ने जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा के लिए अभी एक समिति बनाई थी, सुदर्शन सेन समिति, इन्हीं की अध्यक्षता में। कुछ और समितियां मैं आपको बताता हूं, वो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि एनएस विश्वनाथन कमेटी बनी थी। तो ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, यानी कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक होते हैं, उनकी समीक्षा के लिए बनी थी एनएस विश्वनाथन कमेटी। बाकी जयंत कुमार दास कमेटी की बात करेंगे तो डिजिटल उधार से रिलेटेड जो भी जोखिम है, जो भी रिस्क है, उनकी समीक्षा के लिए बनी थी ये कमेटी, यानी कि डिजिटल लेंडिंग रिस्क के लिए। एक श्यामल गोपीनाथ कमेटी बनी थी, और जैसे कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक आप खोलना चाहते हैं तो उनके खोलने के लिए जो आप आवेदन देते हैं, उनकी समीक्षा के लिए बनी थी ये कमेटी। और वैसे अभी आरबीआई ने यह भी कहा है कि वो एक नया इंडेक्स भी शुरू करेगा, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यानी कि वित्तीय समावेशी सूचकांक। बाकी रेखा मेनन की बात हो रही है यहाँ पे, तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी, नाम याद रखना इनका। और सुनील अरोड़ा, ये अभी तक हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे, रिटायर्ड हो गए। अभी नए कौन बन गए हैं? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अभी नए मुख्य सूचना आयुक्त 24वें नंबर के कौन बन गए? और 24 का आप दुगना करोगे तो आएगा 48 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनका नाम है एनवी रमणा। बाकी एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बताइए, अभी हाल ही में शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार, जिसको कहते हैं वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लॉजेन अल हथलौल को। ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, लॉजेल अल हथलौल। तो यूरोप की संसदीय सभा के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो सऊदी अरब की कार्यकर्ता हैं ये लुजैल अल हथलौल, जिनको महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई की मान्यता में एक शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है, ये चेक रिपब्लिक के पूर्व राष्ट्रपति वेवलेव हैवेल के नाम पर दिया जाता है। बाकी शरण कुमार लिम्बाले 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक हैं, अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए उन्हें 31वां व्यास सम्मान मिला। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता। नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। और बताइए, हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा रुमाना सिन्हा सहगल ने। तो हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बने रुमाना सिन्हा सहगल, और इन्होंने ही डिप्लोमेट मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। इन्हें अभी जनवरी 2021 में ही इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान भी मिला था। बाकी जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने ये। हेमंत कुमार डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया इन्हें। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? 87 नंबर पे है। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें भारत तो 87 नंबर पे है। और टॉप पे कौन है? टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे नॉर्वे है, और थर्ड पे है डेनमार्क। तो ये जो इंडेक्स है, ये बताता है कि कौन सा देश कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ कितनी तेजी से मूव कर रहा है, या कितने एफर्ट लगा रहा है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इंडेक्स को जारी किया ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष है क्लॉस स्वेब। बाकी आपको याद होगा, अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था। टॉप पे तो नॉर्वे था। उसके अलावा जो अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 आया, उसमें भारत 86 नंबर पे था। टॉप पे दो देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क।
और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो 2020 के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक जारी किया था उसमें भारत। बताइए कौन सा देश 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस और उसने अपने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने का निर्णय लिया है और वर्ष 2030 तक इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। वैसे अभी सब क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी को यूज करते हैं। तो जो रशिया है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने आप को अलग कर लेगा और 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। वैसे रशिया जो है ये चंद्रमा पे भी अपना एक मिशन कर रहा है, उसका नाम क्या है? लूना 25। और बताइए रशिया कितने साल बाद चांद पर अपने आदमी भेजेगा? 45 ईयर के बाद, क्योंकि इससे पहले जो चांद पे मिशन भेजा था रशिया ने वो था लूना 24 जो कि 1976 में हुआ था। वैसे नासा भी चांद पर जा रहा है 2024 तक और उसके जो मिशन का नाम है वो है आर्टेमिस मिशन। और चाइना ने भी अपना चांद मिशन किया, अभी उसका नाम है चैंग E5। और वैसे इजराइल भी चांद पे जाना चाहता है और उसके मिशन का नाम है बेयर शीट 2। इससे पहले उसने बेयर शीट 1 भेजा था लेकिन वो फेल हो गया था। अच्छा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन है। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। बताइए जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021 का विषय क्या था? तो आंसर होगा आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। देखो आपको याद होगा कि जलवायु परिवर्तन का जो 26वां सम्मेलन है वो होने वाला है जिसे हम बोलते हैं कोप 26। और ये कोप 26 कहाँ पे होगा? स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। और कब होगा? तो नवंबर 2021 में होगा। तो दुनिया भर के जो नेता हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी में ये समिट हुआ लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021। और इसमें दुनिया के 40 से ज़्यादा बड़े बड़े नेताओं और विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों ने इसमें हिस्सा लिया और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कोप 26 के लिए तैयार होना। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। उनको इन्वाइट किया गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। अच्छा, हमने कहा कोप 26 होगा कहाँ पे? स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। स्कॉटलैंड के एक लेखक आपको जरूर याद होंगे जिनका नाम है डगलस स्टुअर्ट। उन्होंने अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। और वैसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला था? मार्के लुकास रिजनेवल्ड को, जो कि नीदरलैंड से हैं। उन्हें उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार मिला था। वैसे स्कॉटलैंड की कैपिटल होती है एडिनबर्ग। और याद रखना कोप 26 के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? आलोक शर्मा होंगे। अच्छा बताइए भारत को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किन निकायों में सदस्य चुना गया है? यानी कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी संस्था या कौन से संगठन है जिनमें भारत सदस्य बना है 3 सालों के लिए? और इसका समय शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से। तो आंसर होगा अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग, यूनाइटेड नेशन विमेन और विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो भारत इन तीनों का सदस्य बना है 3 सालों के लिए। और ये जो तीनों संस्थाएं हैं ये जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क में। बाकी जैसे कि ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। और यूनाइटेड नेशन विमेन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में। और इसको 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत है वो 8वीं बार अस्थायी मेंबर बना है। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आकाश रानीसन ने। तो जलवायु कार्यकर्ता लेखक हैं ये आकाश रानीसन और इन्होंने अभी पृथ्वी दिवस पर ये नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा। संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा। और पेप्सिको की पूर्व CEO ये इंदिरा नुई, इन्होंने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा है। फिर बताइए हाल ही में यूके के द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो आंसर होगा ब्रिटकॉइन। एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम एक नई डिजिटल करेंसी बनाने की संभावना तलाश रहा है जिसे ब्रिटकॉइन कहा जा रहा है।
अच्छा, बिटकॉइन से आपको याद होगा, विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया? सातोशी नाकामोतो ने। ये जापान से हैं। और अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध लगाया? तो टर्की ने लगाया। और फेसबुक ने जो अपनी डिजिटल करेंसी है उसका नाम बदल लिया। पहले नाम रखा था लिब्रा, अभी बदल के क्या कर लिया? डायम कर लिया। अच्छा बताइए, अभी किस देश ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड डील को रद्द कर दिया था? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर चाइना की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द कर दिया। और जिन 2 समझौतों को रद्द किया उनमें चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2 बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने वाली थी। याद रखना, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसी को वन बेल्ट एंड वन रोड भी कहा जाता है। इसे सिल्क रोड भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य है क्या? तो जो चाइना है वो अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप और अफ्रीका तक बाय रोड या बाय वाटर पहुंचाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है।